अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, कभी मेरे जुमे का आगाज़ भी मुख्तलिफ लोगों से 5 एटलीस्ट व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ होता है। जुम्मा मुबारक। तो आपको भी जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक टू एवरीबॉडी हु इज़ वाचिंग। एक बात हम मेंशन करना चाहते थे, कभी कभार विदाउट नोइंग द हार्श ट्रूथ हम कोई सिनारियोज़ की कोई लोकेशन होती है, कोई मौसम होता है, हम बड़ी तारीफ़ें कर देते हैं। जैसे कि कभी कोई बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही हो और हमें बारिश चाहिए तो हमें कहते हैं बड़ी खूबसूरत लग रही है, नॉट नोइंग कि किसी के लिए कितनी ये तकलीफ दे हो सकती है। जैसे कि कल हमने मनाजिर दिखाए थे आज़ाद कश्मीर सवात गिरदोनवाह के, जहाँ पर बर्फपोश इलाकों के मनाजिर हमें दिल को तो बहुत लुभा रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए। हाँ एग्जैक्टली, जब हम इधर बैठे हुए देख रहे होते हैं ना ऑन अ टीवी स्क्रीन या फिर इन अ फोटोग्राफ या समथिंग, तो हम कहते हैं कितनी खूबसूरत जगह है और काश हम वहाँ होते हैं। वो भाई कभी उन लोगों से पूछें जो एक्चुअली उन कंडीशंस में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमें रिसेंटली पता होती हैं चीज़ें, लेकिन एक दफ़ा फिर एक रिमाइंडर आया, कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो रहते हैं बहुत ही बर्फानी जगहों पे, और वो अपनी लाइफस्टाइल बता रहे थे कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट हर दिन कितना मुश्किल होता है जब पानी भी जम चुका होता है, हर चीज़ बिल्कुल जमी होती है, रात बहुत जल्दी जो है वो सूरज ढल जाता है। मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, ये नहीं है कि इन इलाकों में आज बर्फ पड़ रही है, लेकिन आज भी सवात गिरदोनवाह में मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। आज भी लोग पैदल सफ़र करने पे मजबूर हैं। आज भी यहाँ पे मवासिलाती निज़ाम मुतासर है। केल, वादी नीलम और गिरदोनवाह के इलाकों में बहुत बुरी सूरत हाल है। एज इन के इतनी सेवेरिटी ऑफ वेदर है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हामिला ख़वातीन हैं उनको अस्पताल पहुँचाना भी एक टास्क हुआ हुआ है। एग्जैक्टली इट इज़ कि आपको पता है अगर स्नो में या आइस में अगर आपको वॉक करनी पड़ जाए तो ऑलरेडी बहुत डेंजरस चीज़ है। लिहाजा हम लोग बात यही कर रहे थे कि इस बात पे बात होनी चाहिए कि हम तो यहाँ दूर से देख के कहते हैं जी इट्स सो ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस, लेकिन इमेजिन लिविंग देयर। अब्दुल्ला, कितनी देर तक तो आपको पता है कि इतनी स्नो होती है कि स्कूल कॉलेज मतलब ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो होती है इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। और हम यहाँ बैठ के अपनी मुश्किलात की बात करते हैं, लेकिन हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में कनाडा जैसे मुबालिक भी हैं जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में -40, -30 एक नॉर्मल बात है। ना उनके स्कूल बंद होते हैं, ना उनके जिम बंद होते हैं। दुनिया में लोग नॉर्थ पोल पे भी रहते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ सर्दियों में आपको पता है ना छुट्टियाँ हो जाती हैं, लेकिन दफ्तर वगैरह बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं ना। दुनिया में हुआ लोग नॉर्थ पोल पे भी रहते हैं जहाँ 2.5 महीने की पोलर नाइट्स होती हैं। ट्रू, ठीक है। तो वहाँ पे अपने हिसाब से उन्होंने अपने आप को इक्विप किया हुआ है। घरों से निकलना है तो उनकी वो एक एक कश्ती नुमा एक बर्फ पे चलने वाली गाड़ी होती है, और फिर वो कुछ ऐसी स्लेजेस होती हैं जो कुत्तों के साथ भी खींची जाती हैं, वो भी चलती है। मतलब उन्होंने एक पूरा लाइफस्टाइल उस मौसम के इर्द गिर्द जो है वो बना लिया है। हमने भी टू एन एक्सटेंड, बट इट्स स्टिल अ वेरी हार्ड। अच्छा जी, इट इज़ रात गए ये खबरें आ रही थी कि स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा गया था, लेकिन अभी तक नहीं तय पाया। थोड़ी सी पैल्पिटेशन हुई थी लिटरली सुन के। अब ये कहा जा रहा है कि पेश की जो इक़दामात हैं उन पे तो मुआहिदा तय पा गया है, लेकिन अभी भी स्टाफ सतह का हतमी मुआहिदा तय पाना बाकी है। सो ये जो गुमगू की सूरत हाल है ये हमें बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। सेक्रेटरी ख़जाना के मुताबिक IMF ने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी का मुसव्वदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। कुछ निकात तस्वीया तलब हैं। इन निकात पर फैसला IMF वफ्द के दायरा इख्तियार में नहीं था। उन पर फैसला वाशिंगटन से मंजूरी के बाद होगा। 10 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद IMF वफ्द रवाना हो गया है। वफ्द के दौरे के बाद IMF का बयान जारी हो गया है। एलामिया के मुताबिक IMF टीम मैक्रो इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद का खैर मकदम कर रही है। दौरा पाकिस्तान में तामीरी बातचीत हुई है। मकामी और बैरूनी नाहमवारियाँ दूर करने के लिए काबिल ज़िक्र बातचीत आगे बढ़ी है। IMF एलामिया में कहा गया है कि गरीब तरीन तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने के लिए भी बात हुई है। और आपको बता दें कि इसके साथ सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर भी बात हुई है और इन पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगी। यानी अभी अगर बातचीत ख़त्म भी होगी तो आगे भी वर्चुअल मुज़ाकरात रहेंगे। और वही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो कहा करते थे IMF को हमारी शराइत मानना पड़ेंगी, कल वो ये कहते नज़र आए कि जो पिछली हुकूमत ने भी वादे किए हैं वो भी निभाएंगे। सो लेट्स सी, ये देखिए उन्होंने क्या कहा।
इंशाल्लाह आज अच्छी खबर होगी, पॉजिटिव होगी, इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। हमने इसको जाहिर है कि माजी की हुकूमत ने भी अगर वो गलत कमिटमेंट्स किए, सॉवरेन कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे इंशाल्लाह, और इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह आज किसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी सूरत हाल पर साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने एक बार फिर इसहाक डार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है डार साहब की सोच ही उल्टी है, ये उनका कहना था, और उन्हें अपनी अना के चक्कर में लोगों की फैक्ट्रियां बंद करवा दी हैं। सो ये सारी सूरत हाल है और इसका नुकसान तो हुआ है। इसहाक डार साहब की अना या ज़िद को कह लें इसका ज़िम्मेदार, या फिर PMLN की सीनियर लीडरशिप को इसका ज़िम्मेदार ठहरा लें, और PMLN को इसका बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान भी हो सकता है। ये मामलात इससे बहुत पहले संभाले जा सकते थे। IMF मुआहिदा डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार मईशत के लिए यकीनन अच्छी खबर होगी, लेकिन अभी भी अच्छी खबर हमें मिलनी है। हम चाहते हैं कि कल आइडियल होता अगर स्टाफ लेवल का कोई एग्रीमेंट मंजर आम पर या तय हो जाता, मतलब वरना तो बाकी सारी बातें एक स्पेक्युलेटिव हैं। देखिए आज मार्केट किस तरह से खुलती है, क्या रिएक्ट करती है, डॉलर और रुपए की डिस्पैरिटी जो है उसमें किस तरह से फ्लक्चुएशन आती है, ये एक एक लाइन की जो खबर है ये हमारी मईशत पर असरअंदाज हो रही है। और आई वंडर जो जिम्मेदारान हैं, आई एम श्योर उन्हें इदराक होगा ही, महंगाई के मारे आवाम को मजीद मार तो पड़ने ही वाली है, जो मर्जी कर लें हम लोग, चाहे हम IMF से मुआहिदा करने की बात करें, ना करने की बात करें। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई है। बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ेगी, जिसका मतलब है दीगर तमाम अशिया के दाम भी ऊपर जाएंगे, नए टैक्सेस भी जल्दी पर तेल डालेंगे। मरियम नवाज ने कल भी मौजूदा खराब मौशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया। IMF के हवाले मुल्क करके चला गया, जाते जाते उसका मुआहिदा फाड़ गया और खुद जाकर बनी गाला और जमान पाक के बंकर में बैठ के अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। अगर दामन साफ हो, हाथ साफ हो, और अगर तुमने कुछ नहीं किया, टेरियन वाइट केस में तुम कसूरवार नहीं हो, घड़ी चोरी तुमने नहीं की, तोशाखाना में वारदात तुमने नहीं की, फॉरेन फंडिंग में वारदात तुमने नहीं की, तो तुम व्हील चेयर पे बैठकर भी नवाज शरीफ की तरह बेटी का हाथ पकड़ के अदालत में पेश होते। अच्छा जी, आपने देख लिया ये भी चल रहा है मुल्क में, और इस वक्त बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे कि मईशत बदतरीन गैर यकीनी हालात का शिकार है, और सूरत हाल ठीक ना हुई तो पेट्रोल बहरान तो ऑब्वियसली वो तो वैसे ही चल रहा है, तो आगे आप सोच लें कि क्या होगा। और भी बहरान जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। वज़ीरों के दावे अपनी जगह, लेकिन हुकूमती रिट कहीं दिखाई नहीं देती। कोई भी शख्स जो इस वक्त पेट्रोल मार्केट में बिक रहा है, ये 15-20 दिन पहले आया है ना। ये अगर आप समझते हैं कि आप सस्ता माल खरीद के इस मुल्क को हाईजैक करेंगे और महंगा माल बेचेंगे, और जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो आप माल रोक लेंगे, और जब मार्केट नीचे जा रही होगी तो आप डंप कर देंगे, और आप आवाम के हिस्सेदार और हुकूमत के हिस्सेदार उस वक्त हैं जब तक आप पैसे कमा रहे हों, और आपका बिजनेस रिस्क अगर आपके खिलाफ जाए तो आप लोगों की मोटरसाइकिलों के अंदर तेल डालना बंद कर देंगे। वो दिन गए। अच्छा, इस वजह से इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जखीरा अंदोजी, ये सट्टाबाजी जो भी कर रहा है उसे रुकना होगा। यही पैगाम मैंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया है। अच्छा, उनको भी 2 दिन की दरखास्त की, जिसे आप हाथी कह रहे हैं। आप मुहज़्ज़िब रवैये को कमजोरी मत समझें। जो कल मैंने कहा था 2 दिन की मोहलत मांगी थी, 1 दिन में पूरा कर दिया है। जो आज मैं कह कर आया हूँ 2 दिन की उनको दावत दी है, 1 दिन में पूरा हो जाएगा। डॉक्टर खाकान जी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना। डॉक्टर साहब, इत्तलात तो आप तक भी पहुँची होंगी, हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पाने की खबर हम सबको मिले, कुछ सांस में सांस आए, लेकिन अभी तक बस यही कहा जा रहा है कि इम्कान है कि ये मामला जल्द तय पा जाएगा। ऑलरेडी वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल। क्या खबरें आप तक पहुँच रही हैं? शुड वी बी होपफुल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये है कि हमें ये नवंबर में करना चाहिए था, पाकिस्तान को यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए था। अगर हमने नवंबर में ये कर लिया होता, 9th रिव्यू जो इसका स्केड्यूल्ड टाइम था, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2.9 अरब डॉलर पे कतई तौर पे ना होते, और ना ही आपको इतना प्रेशर होता जो इंपोर्ट्स के 9000 कंटेनर खड़े हैं, और आपकी मैक्रो स्टेबिलिटी बेहतर होती। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1, एंड दीज पॉइंट्स शुड बी टेकन एक्सट्रीमली सीरियसली। पाकिस्तान 15 दिन की इंपोर्ट्स कवर पे खड़ा हुआ है। दिस इज एन अनकंफर्टिंग पोजीशन, दिस इज नॉट अ पोजीशन वेयर पाकिस्तान शुड हैव बीन।
पाकिस्तान ने 8 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है अगले 5 महीने में। इसमें से सिर्फ 3 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया के रोल ओवर हुए हैं, 5 अरब डॉलर ओपन है, करंट अकाउंट का खसारा इसके अलावा है। वाई एम आई एक्सप्लेनिंग दिस? पूरी नेशन को इस वक्त खड़ा होना चाहिए विद द इनकम्बेंट गवर्नमेंट एंड उनको परसुएड करना चाहिए कि दे शुड मूव अहेड विद द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। आइडियली कल क्या होना चाहिए था? एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। मैंने पाकिस्तान का एंकर किया है, सिर्फ वाहिद प्रोग्राम जो कंप्लीट हुआ है यही वजीर ख़जाना थे। हम दुबई में कभी भी नहीं उठे SLA साइन किए बगैर। इतनी प्रिकेरियस सिचुएशन में तो ज़रूर SLA साइन करना चाहिए था। अब नंबर 2 फॉल बैक पोजीशन, मैंने कई दफ़ा कहा है, वो यही है कि आप MEFP पे एक डिस्कशन जारी रखें। MEFP का एक ड्राफ्ट सा पाकिस्तान ने ज़रूर देखा है, उसमें 9 टेबल्स होते हैं। देखें ये बहुत सीरियस और टेक्निकल और प्रोफेशनल काम है। मसला यहाँ पे यही है कि उनको आपने देखना है, अभी उनके नंबर्स देखने हैं, उनकी फाइनलाइजेशन करनी है। और अब मुझे जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को कुछ प्रायर एक्शंस करने पड़ेंगे बिफोर अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इज रीच्ड। और उसकी वजह ये है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और दूसरी वजह ट्रस्ट डेफिसिट बहुत आई थिंक हाईलाइट हुआ है। ज़्यादा वजह यह है कि आप बहुत फॉल बैक कर गए हैं, स्लिपेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब यह है कि फिस्कल का खसारा बढ़ा हुआ है, एनर्जी सेक्टर का खसारा बढ़ा हुआ है, और पाकिस्तान की FX की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं। और जो दोस्त ममालिक से हमने पूछा है कि वो हमें आया सारे पैसे दे देंगे, वो भी कॉन्फर्मेशन ऑब्वियसली अगर सऊदी अरब ने हमें देने थे तो आज 2 अरब डॉलर दे दिए होते। सो दीज थिंग्स आर ऑल कंटिंजेंट विद द IMF। बड़ी खतरनाक सूरत हाल ज़ाहिर नज़र भी आ रही है, और इसी खतरनाक सूरत हाल में कल हम उम्मीद भी कर रहे थे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, वज़ीर ख़जाना आके ऐलान भी कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। अब आपको पता ही है अगले दिन आज कारोबारी रोज़ का आगाज़ होगा। वी वंडर कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी, डॉलर और रुपये की डिस्पैरिटी पर कितना असर पड़ेगा। कल ज़रा कुछ नीचे आया था डॉलर तो कुछ हौसला हुआ था। आपको क्या लगता है हर गुजरता दिन हमारी मुश्किलात में कितना इजाफा कर रहा है, और व्हेन शुड वी एक्चुअली एक्सपेक्ट कि ये तय हो जाएगा? मज़ीद कितने दिन? देखिए मुश्किलात का अंदाज़ा तो इसी से लगा लीजिए कि एक हफ्ते पहले के ज़खायर 3.1 अरब डॉलर थे, अब 2.9 अरब डॉलर हैं। सबसे बड़ी मुश्किल देखें, लोकल चीज़ें तो हम हैंडल कर सकते हैं, सबसे बड़ी मुश्किल एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी है। इस वक्त जो स्टेटमेंट है IMF की, उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेजेस। मैं पिछले 12 माह से एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान इज़ इन अ डॉलर लिक्विडिटी क्रंच। उन्होंने मेरे से भी एक स्टेप आगे जाके ये यूज़ कर दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेजेस को एलिमिनेट करना है पाकिस्तान को। अब इससे ज़्यादा आपको क्या कहा जा सकता है कि क्या नौयत है इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंज की। अभी भी सबसे बड़ी चीज़ ये होगी, जो चेंजेस करने हैं वो मुझे भी मालूम है, अथॉरिटीज़ को भी मालूम है। अगर गैस की प्राइस की तब्दीली करनी है तो कर लीजिए, अगर टैक्सेस का इजरा करना है तो कैबिनेट की समरी मूव कर दीजिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में रद्दोबदल करना है तो कर दीजिए, अगर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाना है तो बढ़ाइए, आपको IMF सपोर्ट करेगा। अगर 400 अरब या जो भी अमाउंट IMF के साथ 9 टेबल्स में तय हुआ है वो फ्लड पे खर्च करना है तो उसकी लिए आगे बढ़िए, आपको एडजस्टर मिल जाएगा। अगर आपने अपनी फिजिकल, जिसको प्राइमरी डेफिसिट हम कहते हैं, उसको कम करके एक नया फिगर लाना है तो उसकी तरफ आगे बढ़िए। अब कुछ एक्शंस कीजिए ताकि दुनिया को भी मालूम हो कि आपने रिपोर्ट किया है। डॉक्टर खाकान, अब एक कुछ खबरें हैं जिसपे बड़ी तफसीली डिटेल्स भी आ रही हैं। फॉरेन रिपोर्टर्स ने भी रिपोर्ट की है कि अफगानिस्तान मुबैना तौर पे जो डॉलर्स पाकिस्तान से निकाल रहा है, इन टू द ट्यून ऑफ मिलियंस की बात हो रही है। एक तो नंबर 1, हम ये क्यों नहीं रोक सकते? नंबर 2, हाउ इज इट नेगेटिवली अफेक्टिंग अस? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, कुछ हमने अलाउंस की हुई है, पॉलिसी अलाउंस के लोग जो आते हैं और जाते हैं, जिसका फिगर 10,000 से 15,000 लोगों की मूवमेंट का दिया जाता है अक्रॉस बॉर्डर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उसको कुछ हमने अलाउंस दी हुई है कैरी करने की। आई थिंक उस अलाउंस पे वर्क करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, ये चलता रहता है, बट चूंकि इस वक्त आपकी जो
दूसरी मार्केट जिसको ओपन मार्केट कहते हैं, एक मार्केट इंटरबैंक की है, एक हमारी एक्सचेंज मार्केट है, उस पर इस वक्त प्रेशर है और नहीं अवेलेबल है पाकिस्तान में डॉलर्स। सो उस पर एक प्रेशर आता है इस अफगानिस्तान की मूवमेंट से। प्रेशर क्या आता है? जब रुपी 231 का ट्रेड कर रहा होता था पाकिस्तान की इंटरबैंक में, तो ओपन मार्केट में 260 से लेके 280 का बन गया। और जो एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं हुई वो ये थी कि पाकिस्तान की एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई, उसको कहते हैं ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट से मतलब ये है कि हमने वो मार्केट क्रिएट की जिसमें हम थंब इम्प्रेशन, जिसमें हम आईडी कार्ड के बगैर ट्रांजैक्शन कर रहे थे। फैटिफ के होते हुए पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ करना मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। और आखिरी बात यह है कि जब भी मूवमेंट इतनी होती है, क्योंकि अफगानिस्तान की बहुत बड़ी नीड आपसे फुलफिल होती है, जो ऑफिशियल अलाउंस है उसके अलावा जो स्मगलिंग अलाउड होती है या अलाउड इस तरह होती है कि हम उसको रोक नहीं पाते या हमें रोकना चाहिए, और अथॉरिटीज़ ने इस पर मीटिंग्स की हैं। सो वन थिंग आई गिव टू द अथॉरिटीज़, दे हैव टेकन दिस इशू अप, बट अभी भी इस पोरस बॉर्डर को हम उस तरह फेंसिंग करके भी शायद बंद नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर खान। और हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे तो आपको पता है कि $1 ऑलमोस्ट 90 अफगानी के बराबर है, और हम किस पॉइंट पे खड़े हुए हैं? स्ट्रेंथ ऑफ देयर करेंसी देखें और हमारा हाल देखें कि इस वक्त क्या है। हाउ डिड वी गेट हियर? मतलब वी नो हाउ वी गॉट हियर, लेकिन ये सवाल जो है, ये थॉट जो है, ये बात बार उठती है। ट्रेजेडी इज के वी आर ऑलरेडी हियर। अब यहाँ से निकालने के लिए भी तो कुछ इमरजेंसी अर्जेंसी कोई कोशिश नजर आए, जो कि हो भी रही है। लेकिन बाय द वे ये डॉक्टर खाकान का जो ये कहना था ना अबाउट जो अफगानिस्तान भी डॉलर जा रहा है यहाँ से, कि उसको भी रिविजिट करना है उस पॉलिसी को, मतलब व्हाई डू वी सिट ऑन दीज थिंग्स जब हमें एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि कुछ हमारे प्रैक्टिसेस जो हैं, कुछ हमारे जो पॉलिसीज हैं, उनकी वजह से वेयर वी आर गोइंग इट्स नॉट सूटिंग अस फॉर दिस मोमेंट, तो आप उसको चेंज करें। हम जरा मुसद्दिक मलिक साहब की इससे पहले आपको गुफ्तगू दिखा रहे थे, बड़ी उन्होंने तड़ियाँ शड़ियाँ भी लगाई थी, कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई, तो क्या उन कार्रवाइयों और तड़ियों का कोई फ़र्क पड़ा? पेट्रोल मिल रहा है, नहीं मिल रहा? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बहरान की सूरत हाल थी। दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। दुआ, क्या सूरत हाल है लाहौर के पेट्रोल पंप्स की? जी अब्दुल्ला, अब सूरत हाल कदरे बेहतर है। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से पेट्रोल बहुत महदूद मिल रहा था और मुतादिद पेट्रोल पंप्स में तो पेट्रोल की फ़रोख्त बंद कर रखी थी, जबकि बहुत सारी जगह ऐसे भी थी जहां पर मोटरसाइकिल सवारों को सिर्फ 200 से 300 रुपये का, जबकि गाड़ी वालों को मैक्सिमम जो है वो 3000 रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा था। लेकिन आज सिचुएशन कुछ बेहतर है। जब ओगरा ने चीफ सेक्रेटरी को रास्ता लिखा था, उसके बाद कार्रवाइयाँ भी हुई, और जैसे ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों का सुना तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े भी हो गए, और अब सिचुएशन हमें थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं जो महदूद पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे हैं, और जब उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि सप्लाई कम आ रही है, जितनी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं कि वो पेट्रोल लिमिटेड दें, वरना उनके पास पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। जबकि जो बड़ी चेन्स हम देख रहे हैं वहाँ पर अब पेट्रोल की सूरत हाल बहुत बेहतर है, लोगों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पेट्रोल दिया जा रहा है। लेकिन शहर के ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर पेट्रोल अभी भी मोटरसाइकिल सवारों को मैक्सिमम 400 रुपये और गाड़ी वालों को 3000 रुपये तक दिया जा रहा है। जी, If we compare it with the 2 days earlier situation, तो 2-3 दिन में जो कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, कुछ धमकियाँ भी लगाई गई हैं, कुछ तंबीह भी की गई है, उसका असर आपको इन दिस केस ऐसा लग रहा है, नज़र आ रहा है सूरत हाल पर? बिल्कुल पहले से बेहतर है, क्योंकि हमने 3-4 दिन से रिपोर्टिंग इस पर कर रहे हैं, तो लोगों को बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं मिल रहा था और लंबी लंबी कतारें लगी होती थी। लेकिन पेट्रोल पंप मालिकान का ये कहना था कि उनके पास पेट्रोल है ही नहीं, और जैसे ही पेट्रोल मिलना शुरू होता था तो वो भी बड़ा महदूद फ़रोख्त किया जा रहा था। लेकिन आज हमने सुबह से विज़िट किए हैं, 5-6 पेट्रोल पंप विज़िट किए हैं, तो उसमें सिचुएशन कदरे बेहतर नज़र आ रही है, और उसमें एक बड़ा जो वाइटल रोल है वो इन कार्रवाइयों का ही है, क्योंकि हमने कार्रवाइयाँ होती हुई देखी भी हैं, और शहरियों का भी जो फीडबैक है वो ये कहा जा रहा है कि परसों तो ऐसा लग रहा था कि शायद पेट्रोल नायाब हो गया, और अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल सवारों को 2 लीटर से ज़्यादा दिया ही नहीं जा रहा था। 1 लीटर का 250 रुपये, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन आज ब्रिंगिंग अस द सिचुएशन लाइव फ्रॉम लाहौर, और आपने हमें तफसील से बताया कि आपने ऑब्ज़र्व किया है, आप लोग गुज़श्ता 3-4 रोज़ से ये रिपोर्ट कर रहे हैं, और अब सूरत हाल में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। अजीब बात है ना, मतलब इतने पेट्रोल स्टेशन, और उसके बाद वो खुद ही डिसाइड कर लें कि कब हमने पेट्रोल देना है और कब नहीं, और कितना देना है कितना नहीं, अपनी मनमानी। अच्छा जी,
आगे आपको बताना है कि जी PSL के दीवानों और क्रिकेट लवर्स के जो इंतज़ार है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, बिकॉज अब ये इवेंट जो है मेगा इवेंट आई वुड से बस 2 दिन की दूरी पर है। गाना नहीं आया अब तक यार, कैन यू इमेजिन? अभी बन रहा है मेरा ख्याल नथिंग टू मतलब क्योंकि नजम सेठी साहब ने लेट चार्ज संभाला ना मेरा ख्याल है, तो उन्होंने लेट असाइन किया या क्या हुआ पता नहीं। पर जब हेड हिला होता है तो बाकी सारे काम करना क्यों छोड़ देते हैं? मतलब बाकी तो चल ही रहे थे, पता तो था ना कि ये होना है। तो जो इस बार गैर मुल्की खिलाड़ियों में आपको बता दें कि और भी इजाफा होने जा रहा है और पहली बार 21 यानी 21 गैर मुल्की और 15 मकामी क्रिकेटर्स डेब्यू करेंगे। और 13 फरवरी को पीर के रोज मुल्तान में ओपनिंग सेरेमनी होगी और मैच भी होगा। मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। सो आप ये मनाजिर भी देखिए, शालामार बाग के खूबसूरत मनाजिर, वैसे मुझे बड़ा ही पसंद है ये वेन्यू। वहाँ पर कुछ अजीम उशान शहनशाह टाइप स्टाइल में ट्रॉफी लेके आए, गाना बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपने देती है या तो फिर वो बड़ी ग्रैंड वैसे इश्क ये मोहब्बत अपनापन टिन 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 ईमान अली वाला गाना याद है? प्लीज जल्दी से जरा और अब्दुल्ला को आप सजेशंस दें कि इस सारी सिचुएशन में और कौन से गाने फिट आते हैं। लेकिन एनीवे ये ले जी ट्रॉफी मुझे अच्छी लगी वैसे ट्रॉफी, आई लाइक इट इज ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस एंड इट इज बिकॉज मुझे जरा डर था, पिछली वाली हमें बहुत अच्छी लगी थी और फिर वो चेंज हो रही थी तो आई डिडंट नो कि आगे क्या आने वाला है, बट दिस इज रियली नाइस, इट्स ब्यूटीफुल, इट इज बेटर। एक तो हाउ डू यू नो ये चांसेस आ रहा है? 24 किरात बताया जा रहा है कि सोने से तैयार की गई है। मुझे बस हैरानी हो रही है बिकॉज़ दिस मे बी वेरी एक्सपेंसिव देन। एवरीबॉडी वुड वांट टू विन इट, आई वुड वांट टू विन इट। भरी होगी या फिर खोल होगा खाली या पूरी सॉलिड होगी? मेरा ख्याल है कि पानी होगा हो सकता है। ऑब्वियसली अब्दुल्ला इस तरह मतलब इतना वो हेवी तो नहीं देते वो सोने की। ऊपर ज़रकॉन्स लगाए गए हैं और कुछ और स्टोन्स लगाए गए हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, अच्छी लगी है हमें। खैर एनीवे सो दिस इज गोइंग टू बी, अब 2 दिन रह गए, काउंटडाउन स्टार्ट कर लें आप, गाना वैसे नहीं आया। और आपको बताएं कि इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तो आएगा, लेकिन जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो खासे दिलचस्प हैं और तहरीक इंसाफ के लिए बज़ाहिर हौसला अफजा भी हैं। इमरान खान ने नैब तरामीम को कल अदम करार देने की दरख्वास्त जो है वो दे रखी है और टिरियन खान केस में नहीं टिरियन जेड नाम है उनका, टिरियन जेड केस हो या जल्द इंतखाबात का मामला, तहरीक इंसाफ की उम्मीदें अदालतों से जुड़ी हुई हैं। इमरान खान बार बार अदालतों को पुकार रहे हैं। आपको पता ही है कि किस तरह से बारहा वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि अब उनकी उम्मीदों का मरकज़ अदलिया है, उसके फैसले हैं। हर मामला वैसे भी अदालत में है, क्या कहते हैं। अच्छा जी, ये सारे सूरत हाल है और नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम मसाइल का हल आवाम के फैसलों से ही मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि वो नवंबर 2022 में आम इंतखाबात के लिए तैयार होगा। अब तो 8 माह हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि माजी के एक इंतहाई दयानतदार वज़ीर आज़म की हुकूमत को 58(2)B के तहत बरतरफ किया गया। अदालतों ने उस बरतरफी को गलत करार देने के बावजूद इलेक्शन होने दिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट को जानबूझकर नामुकम्मल रखा गया है। पार्लियामेंट से कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। हुकूमती वकील मखतूम अली खान ने कहा कि अदालत से उन्होंने दरख्वास्त की कि कानून साजी कल अदम करार दी गई तो मयार गिर जाएगा। सियासतदान को हुकूमत करने दें, अदालत हुकूमत न करे। चीफ जस्टिस ने जवाबन कहा, अदालत कभी हुकूमत करना नहीं चाहती। सियासी खला आवाम के लिए कठिन होता है। सियासी बहरान में अदालत को मुदाखलत करना पड़ती है। बाद में समाअत आज के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरी तरफ सियासी जमातों का हाल ये है कि वो अपने हरीफों को सियासी मैदान के बजाय अदालतों में शिकस्त देना चाहती हैं। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कल टिरियान केस सुनने अदालत जा पहुंचे। उनकी सारी उम्मीदें भी अदालतों से जुड़ी हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह पे, झूठा एफिडेविट देना, झूठे कागजात नामजदगी दाखिल कराना ऑन ओथ, ये एक जुर्म है। इस पे फौजदारी कार्रवाई भी बनती है। अगर एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया था तो कोई और वजीर आजम हो, वो कोई असासा छुपाए, वो कोई जायदाद छुपाए, वो कोई औलाद छुपाए, उसका जवाबदेह होना होगा। ये नहीं हो सकता कि एक वजीर आजम बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकल जाए और दूसरा वजीर आजम बेटी ना डिक्लेयर करे और वो बच जाए। दोहरा इंसाफ का निजाम या दोहरा इंसाफ का मेयार ये किसी भी मुआशरे में नहीं चल सकता। आप मेरिट पे आना नहीं चाहते, आप मेरिट पे आएंगे तो आपको भी पता है आप फंसेंगे।
अच्छा ना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अदालतों के बाहर खड़े जो सियासी लोग होते हैं वो सियासी बयान दे रहे होते हैं या जजेस ने जो रिमार्क्स दिए होते हैं, अब फैसले उस किस्म के आएँ या ना आएँ, लेकिन पॉलिटिशियंस का, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है कि उधर हो क्या रहा है। इसी पे बात करते हैं मावन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए कानूनी इस्लाहात इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान कादिर साहब, PTI के लिए बड़ी हौसला अफजा रही है गुज़श्ता समात और कुछ रिमार्क्स को लेकर, दे आर क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आपका क्या ख्याल है अब नैब तरमीम का ये जो मामला है, ये अगर जिस डायरेक्शन में अभी जाता हुआ नज़र आ रहा है उसी डायरेक्शन में जाता है, तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा इस मामले पर? देखें, ये जो इश्यूज हैं ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आ चुके हैं, इन पे फैसले भी आ चुके हैं। और इस वक्त ये जो नैब की तरामीम का केस चल रहा है, ये तरामीम कोई नई नहीं है, ये क्लैरिफिकेटरी तरामीम है, जो कि लॉ वही है लेकिन उसकी मजीद वजाहत की गई है इन तरामीम के जरिए। और ये जो PTI की अपनी हुकूमत जब थी तो उस तब भी ये 3-4 ऑर्डिनेंसेस इसी चीज़ पे आए थे, इसी सिमत में आए थे। आज उन्होंने ये चैलेंज कर दिया और ये चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं, मैं नहीं समझता कि उनको इस तरह के रिमार्क्स देने चाहिए जिससे कि इम्प्रेशन मिले कि वो एक ख़ास सियासी सोच का हिस्सा हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि वो कोई सियासत में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनको अपने अल्फाज जो हैं वो बड़े, उसका चुनाव बड़े सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर अदालत मुतनाज़ा होती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ मुतनाज़ा हो जाएंगी, कानून साजी मुतनाज़ा हो जाएगी, तो ये ऐसे ही है कि मैं यहाँ बैठ के कहना शुरू कर दूँ कि इनके सारे फैसले मुतनाज़ा हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये इनको, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए और इस तरह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब को ज़ेब नहीं देते। अब ज़ाहिर है इरफान साहब, कानून साजी का प्राइमरी फोरम तो पार्लियामान है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामान को जानबूझकर नामुकम्मल रखा गया है। फिर ये भी सामने आया कि अगर कोई भी कानून आईन पाकिस्तान से मुतसादम होगा तो फिर अदालत मुदाखलत करेगी। किस तरह से आप इस मामले को, आप लोग, हुकूमत इस मामले को जस्टिफाई करेगी कि जो तरामीम हैं ये आइन और कानून के मुतसादम नहीं हैं? मैं समझता हूँ अगर आज पार्लियामान कमज़ोर है तो उसमें अदालतों का भी बड़ा रोल है। और कुछ फैसले पीछे इस तरह के आए हैं, जिस तरह के एक हाई कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि हमारे सारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने अभी एक फैसला दे दिया है, इन्हें एक इंटरिम ऑर्डर दिया है जिसमें कहा गया कि आप असेंबलियों में बैठें। वहाँ पे इन्होंने मौक़िफ़ लिया है कि हम तो असेंबलियों में बैठना चाहते हैं, अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। तो ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, यानी ऑपोजिट बातें करनी, मुतजाद बातें करनी, और फिर अदालतें जो हैं वो ये सारा कुछ देखते हुए कुछ इस तरह के रिमार्क्स अगर अदालतों के आ जाएं तो उससे मैं समझता हूँ कि अदालतें भी मुतनाज़ा होती हैं और असेंबलियाँ भी कमज़ोर होती हैं। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि अदालत को एक बहुत टाइट रोप वॉक है इस वक्त अदालत के लिए, और इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया एक बार फिर मुझे नज़र आ रहा है कि वो ऑन ट्रायल है। अच्छा, ज़ाहिर है वो लिस्ट भी मांगी गई कि किन किन को इन तरामीम का फ़ायदा हुआ, और ज़ाहिर है उस वक्त की अपोजिशन के और आज की हुकूमत के बहुत सारे लोग इन तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों या इनसे रिलीफ हासिल करने वालों में शामिल हैं। क्या लगता है, क्या इंप्रेशन जा रहा है इस मामले को लेकर? देखें, ये बार बार ये जुमला कहा जाता है कि जब फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ, कतन किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको अगर इस बात का इल्म है, अदराक है कि किसी को फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ उसका मुझे नाम बता दें जिसको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये अदालत में मामला उठाया जा रहा है ना, लिस्ट भी मांगी गई। ये तरामीम की समझ ही किसी को नहीं आ रही। ये तरामीम बड़ी सिंपल है। तरामीम का मकसद ये है कि नैब जो है उस तकरीबन 1000-1200 लोगों पर मुश्तमिल है और उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया गया था ग्रैंड करप्शन को रोकने के लिए, उन करप्शन के केसेस को जो कि नेशनल लेवल पे हैं। उसके अलावा जो लेसर ऑफेंसेस हैं वो सारी की सारी हमारा लॉ केटर करता है। वहाँ पे FIA भी करप्शन से मैटर्स डील करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमारी प्रोविंशियल एंटी करप्शन एजेंसीज भी डील करती हैं, टू अ लार्ज एक्सटेंट हमारा जो पीनल कोड है वो भी डील करता है। तो लिहाजा यहाँ पे सिर्फ चेंज ऑफ फोरम होगा कि जहाँ अकाउंटेबिलिटी कोड्स भरे हुए हैं केसेस के, उनके पास कुछ बैकलॉग कम होगा और कुछ केसेस जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे उन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को जिनको कि ये एम्पावर किया गया। मसलन FBR में भी इस तरह के ऑफेंसेस हैं, इस तरह के SCCP भी डील कर रहा है।
तो ये किसी को इसका अदराक ही सही तरह से नहीं है। एक लंबी बहस चल रही है, अदालत में मामला चलता चला जा रहा है। यहाँ तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इरफान साहब, लेकिन यही इदराक तो आपने अदालत में मौजूद जज साहिबान को भी कराना है ना, ये वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आपको लगता है कि वहाँ पे इसी तरह से हुकूमत की कानूनी टीम जो है ये मामला एक्सप्लेन कर पाएगी या कर रही है? मेरा ख्याल है बिल्कुल करेगी। हमारे जो वहाँ पे लॉयर है मखदूम अली खान साहब, वो बड़े ज़ीरक वकील हैं, पाकिस्तान के बहुत नामी ग्रामी वकील हैं और बहुत अच्छे लॉयर हैं। और अगर अदालत उनकी बात आराम से सुने और समझने की कोशिश करे तो मेरा ख्याल है मखदूम अली खान साहब को ज़्यादा देर नहीं लगेगी अदालत को कन्विंस करने में इन तमाम नुक्तों पे जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब, मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म बरए कानूनी इस्लाह। याद दिला दे, इतनी टेंशनों के बावजूद PSL मंडे को PSL की ओपनिंग सेरेमनी मंडे को क्यों हो रही है, संडे को क्यों नहीं हो रही, बताएं मुझे। पूछ ले। इसकी एक और वजह भी हो सकती है क्योंकि संडे को पाकिस्तान वेमेन में इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो नाउ यू नो क्यों नहीं हो रही। जी मैंने तुक्का लगाया, आई डाउट कि ये रीजन होगा, तुक्का लगाया, बिल्कुल भी कोई रीजन नहीं है। लेकिन बात करनी है भाई एक्साइटमेंट लेवल क्या है, तैयारी क्या है, अब ये सारी बातें तो करनी पड़ेंगी बिकॉज वी आर रियली गेटिंग इनटू इट। मुल्तान सुल्तान के कोच हमारे साथ हैं मुश्ताक अहमद, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि मुल्तान सुल्तान जो है वो गुज़िश्ता PSL की ऑब्वियसली रनर अप टीम थी और जीते तो आपको पता ही है कि लाहौर कलंदर थे, तो एक बड़ी टीम नज़र आ रही है और हमेशा से ही मुल्तान सुल्तान ऊपर ही रहती है। तो इस दफ़ा भी स्क्वाड काफ़ी तगड़ा लग रहा है हमें। कौन से खिलाड़ी हैं जो आप समझते हैं कि सरप्राइज पैकेज जो है वो साबित हो सकते हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, हमारी टीम का स्क्वाड बड़ा तगड़ा है। बट वंस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 2020 क्रिकेट होती है इसका मोमेंटम आपको चाहिए ही होता है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी तगड़ी टीम हो। इफ यू रिमेंबर जिस साल हम जीते थे, चैंपियन बने थे, उस साल हम 4-5 मैच लगातार जीत गए, हार गए थे कराची में, फिर अबू धाबी गए, वहां हमारा मोमेंटम मिला तो हम जीत गए। सो हमारी टीम के प्लेयर बहुत अच्छे हैं, हमारी ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी तरीके से, जो हमने मैथमेटिकली जो एक बंदा होमवर्क करता है उसके ऊपर पूरा होमवर्क किया गया है। इसके बावजूद हमें सिर्फ मोमेंटम चाहिए और इसके लिए मोमेंटम क्रिएट करने के लिए लीडर का बहुत रोल होता है। सो वी आर सो लकी कि हैविंग रिजवान एज ए लीडर, क्योंकि रिजवान का जो माइंडसेट है, एटीट्यूड है, वो बहुत पॉजिटिव है, जो टीम को लेके ग्राउंड में लड़ाता है। सो और जहां तक बाकी रही कौन सा प्लेयर इफेक्टिव होगा, सानुल्लाह ने इस दफा डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी तगड़ी बॉलिंग की है, इमर्जिंग क्रिकेटर है। अगर उसका रिदम जैसा था, जैसे चल रहा है, अगर चला रहा तो आप देखिएगा PSL में वो मिडिल ओवर्स में आके काफी मैच जितवाएगा PSL को। तो इंशाल्लाह ही इज वन ऑफ द गाय। एंड अरफात एक लड़का मुल्तान सुल्तान का बच्चा है, अभी अंडर 19 से आया, बहुत टैलेंटेड है। इंशाल्लाह ही विल हैव ग्रेट फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप अपनी राय भी दे सकते हैं, बताइएगा मुश्ताक भाई कि मुल्तान सुल्तान की एक शोहरत बेहतरीन स्पिनर्स की वजह से भी रही है, आपको लगता है कि इस बार भी आपके पास एक अच्छा अटैक मौजूद है, सब बैलेंस है? जी पहली बात तो आलमगीर साहब जो हमारी टीम के फ्रेंचाइज ऑनर हैं, उनका माइंडसेट बड़ा क्लियर होता है। ही थिंक कि जी जो मैच जीतने के लिए आपको जेन्युइन बॉलर्स पे, जेन्युइन स्पिनर्स पे जाना चाहिए, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर हो। और जैसा कि आपको पता है इमरान ताहिर, खुशदिल और फिर हमने शाहिद अफरीदी को 2-3 साल पहले रखा हुआ था, 2-3 स्पिनर हम लगातार खिलाते थे। जैसी थोड़ी सी फ्लैट पिचेज आती है या कंडीशन ऐसी होती है जहां पे स्पिनर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम मिस्ट्री स्पिनर्स पे ज्यादा जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास उसामा मीर है, हमारे पास अकील हुसैन है, हमारे पास नवीद है जो अफगानिस्तान का लेग स्पिनर है, हमारे पास अरफात है वो कैन बॉल, खुशदिल कैन बॉल। सो हमने स्पिनर्स पे इसलिए टारगेट करते हैं कि स्पिनर्स गेट यू विकेट्स, आपको विकेट मिडिल ओवर में लेके देते हैं, और स्पेशली लेग स्पिनर जो मिस्ट्री स्पिनर होते हैं। उसामा मीर का सीजन बहुत अच्छा गया, बड़ा लाइक ही इम्प्रूव्ड हिज क्रिकेट अ लॉट। और जैसे मैंने कहा कि जैसे मुश्ताक अहमद साहब और थैंक यू सर, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। उसामा मीर की आप बात कर रहे थे, जिक्र हो ही रहा था, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और बड़े ही नए उभरते खिलाड़ी हैं उसामा। हमने देखा है कि आजकल नए सितारे जो हैं वो बहुत जल्द अपनी जगह नेशनल टीम और PSL में बना रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हैं। ख़ास तौर पर PSL के इस सीज़न को लेकर आप एक्साइटेड हैं, तैयार हैं या प्रेशर फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बहुत सारे प्लेयर्स PSL में अपनी जगह बना रहे हैं और नेशनल टीम में बना रहे हैं, तो बस एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ मैं,
नेशनल वनडे कप में भी हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ और फिर अभी रिसेंटली डेब्यू मैंने किया। तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है कि अच्छी सी परफॉर्मेंसेस दिखाऊं और अपनी टीम को मैचेस जितूं। उसामा, यहाँ हम आपकी परफॉर्मेंस का भी जिक्र करते रहे हैं, आप आए तो आज पहली दफ़ा हैं, लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस पे सर्टनली डिज़र्व करते थे, बड़ी शाबाशी मिली है, आपकी सिलेक्शन भी हो गई है और आप यहाँ तक पहुँच भी गए हैं फाइनली। एक यंगस्टर की हैसियत से हम जानना चाहते हैं आपका माइंडसेट क्या रहता है जब आप मैदान में उतरते हैं? कोई इंस्पिरेशन है, कोई ऐसी पर्सनालिटी है, कोई ऐसा खिलाड़ी हो जिसको फॉलो करना चाहते हैं, जिससे आप इंस्पायर होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शाबाशी मिली मुझे और सबने बहुत अप्रिशिएट किया मेरी परफॉर्मेंसेस को और बस यही एज अ यंगस्टर यही माइंडसेट होता है कि अपने बेस्ट से बेस्ट दूँ, जो तैयारियाँ की हुई हैं, जो मैंने प्रैक्टिस की हुई अपनी कोशिश करता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करूँ और प्लान के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन और अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग करूँ। बस यही एक मेरी कोशिश होती है और यही है कि कम से कम रन्स दूँ, विकेट्स लूँ अपनी टीम के लिए और मैच विनिंग स्पेल्स करूँ बॉलिंग में और बैटिंग में और फील्डिंग में, जो भी वो इसमें बेस्ट से बेस्ट अपने परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करूँ। गुड लक, थैंक यू उसामा। गुड लक टू यू। और कॉन्फिडेंस जब होना और आपको पता हो कि यू आर रेडी फॉर इट तो बड़ा अच्छा फिर आउटकम भी होता है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मूविंग ऑन, और हम बात सुबह भी कर रहे थे और अभी भी करेंगे, ख़ास तौर पे जो ज़ल्ज़ला तुर्की है और शाम में आया है, रोज़ उसके विजुअल्स आ रहे हैं और मोजज़ा ही समझें कि इतने दिनों बाद, इतने घंटों बाद भी देर आर सर्वाइवर्स जिनकी वीडियोस वगैरह हम देख रहे हैं। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से अमवात की तादाद हाउएवर हो चुकी है 21,000 से बल्कि बढ़ चुकी है। सैकड़ों अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और सिर्फ तुर्की में 17,000 और 600 ऑलमोस्ट 80 आप समझ लें उससे ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं और शाम में हलाकतों की तादाद भी 3,377 से ज़्यादा है। और तबाहकुन ज़ल्ज़ले को 100 घंटे गुजरने के बाद मलबे तले ज़िंदगी की उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ने लगी हैं। दीगर अभी भी जो निकल रहे हैं मौजज़ा ही है, मौजज़ा है, बिल्कुल यही कहना है, इट्स अ मिरेकल। और छोटे छोटे बच्चे हैव सर्वाइव्ड। इट्स अगर आप देखें एनीबडी जिसको अल्लाह रखे वो तो उसको तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो बूढ़े लोग, जवान लोग, बच्चे जो सर्वाइव कर रहे हैं वो सर्वाइव कर ही रहे हैं। मैं देख रहा था, एक बड़ी हार्ट रेंचिंग वीडियो थी, मतलब एक किसी का पपी, किसी का पालतू कुत्ता नज़र आ रहा था, डोमेस्टिकेटेड डॉग है, वो भी मलबे में फंसा हुआ था। एक आदमी उस तक पहुंचता है, उसका सर निकालता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, उसे पानी पिलाता है। मतलब क्या मनाजिर हैं, किस किस मंजर का और किस किस कहानी और किस किस ख़ानदान का जिक्र करें यहाँ पर। सो दे आर वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज एंड देन देयर स्टोरीज जो कि आपको आपका ईमान और ताज़ा करती हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी लिखी है तो वो मलबे के ढेर में भी इस दुनिया में आ जाता है और अच्छा, उसकी जान बच जाती है। बिल्कुल, बहुत से मुल्क हैं, बल्कि पूरी दुनिया ही है जो हिली हुई है और जो भी कर सकते हैं मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकारा से हमारे साथ हैं तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनेद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सब यही जानना चाहते हैं कि तुर्की में मौजूद सब पाकिस्तानी खैरियत से हैं और आपके पास क्या मालूमात दस्तयाब हैं, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी तमाम महफूज हैं यहाँ तुर्की में और हमारे पास कोई किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं है किसी पाकिस्तानी की हलाकत की या जख्मी होने की। अलबत्ता अदना शहर में तकरीबन 19 पाकिस्तानी ऐसे तलबा थे कि जिनकी इमारत को नुकसान पहुंचा और उनमें दरार आई, जिसकी वजह से उनको एवैक्यूएट करना पड़ा। हमने इमीडिएटली वहाँ पे हमारे जो अफसर मौजूद थे उनके जरिए उनको एवैक्यूएट करके हम महफूज मकामात पे शिफ्ट कर दिया है और इंशाल्लाह जैसे ही हमारा कोई C-130 यहाँ आएगा पाकिस्तान से, जिसकी आज शाम तक हमें उम्मीद है कि पहुँच जाएगा, हम उन लोगों को पाकिस्तान रवाना कर देंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश यही है कि अब यूनिवर्सिटियां तो उनकी बंद रहेंगी 1-2 महीने, इसमें वो वापस जाना चाहते हैं। तो वी हैव डिसाइडेड टू इवैक्यूएट देम इंस्टेंटली टू पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन इलाकों में ज़ल्ज़ले ने तबाही फैलाई है, इनसे मुताल्लिक़ क्या मालूमात सामने आई हैं? नुकसानात का तखमीना, आप लोग किस तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? वहाँ जो लोग मौजूद हैं, यहाँ से आते हो आपको पता ही है, हमारे रेस्क्यू टीमें, हमारे पाक फ़ौज के दस्ते, सभी लोग अब दे आर एट द फ्रंट फुट।
जैसे आपको मालूम है और मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, इंटरनेशनली भी, लोकली भी, और टर्किश मीडिया भी, ये तारीख के मतलब बदतरीन जल्जलों में से एक शुमार होता है। और कहा यह जा रहा है कि ये तुर्की की तारीख का सबसे बदतरीन जल्जला है, जिसकी 7.9 रेक्टर स्केल के ऊपर शिद्दत रिकॉर्ड की गई, और जो दूसरा अगले दिन शॉक आया था वो 7.4 और 5 के दरमियान था। तो अब तक जो टर्किश हुकाम के इतलात के मुताबिक जो मुसद्दका फिगर्स हैं वो इस तरह से हैं कि तकरीबन 9,500 अफराद की हलाकत हो चुकी है, और कुछ मीडिया 12,000 के करीब भी रिपोर्ट कर रहा है, 12,872 एक्चुअली रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो इनकी इमीडिएट वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करती है, वो थोड़ा सा लेट होती है, बिकॉज दे वांट ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन टू गो आउट। उसके मुताबिक तकरीबन कोई 9,700 की फिगर है। अराउंड 72,000 लोग शदीद जख्मी हैं, जिनको इमदाद फराहम की जा रही है। मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी तलाश जारी है। तकरीबन इस वक्त बेसिकली 30,000 के करीब इमारत जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचा है, जिसमें से 10,000 तो कंप्लीटली जो है वो एनाइलेट हो गई हैं, मुअद्दब हो गई हैं। सड़कों का आलम यह है कि अक्सर जगहों के ऊपर जल्जले के इलाके में जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं वो सड़कें टूट गई हैं और उनकी वजह से एक्सेस नहीं हो पा रही। मौसम खासा खराब है इन इलाकों में, कुछ इलाकों में शदीद बर्फबारी भी जारी है और बारिश भी काफी तेज है। इसके अलावा जो बाकी तुर्की है उसमें भी कुछ इलाकों में, जैसे अंकारा में शदीद किस्म की बर्फबारी हुई है पिछले 3-4 रोज में, तो उससे भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। इवन जो पेट्रोल की सप्लाईज थी वो कुछ इलाकों में कम हो गई हैं, और आफ्टर शॉक्स जो कॉन्स्टेंटली आते रहे हैं उसकी वजह से खौफ और हरासगी का आलम है, और अक्सर लोग जो है वो अभी तक खुले आसमान के नीचे हैं। जी डॉक्टर जी ने ये भी बताइएगा कि अगर पाकिस्तानी कोई इनफरादी इंडिविजुअल तौर पर या किसी ग्रुप की सूरत में तुर्की वहाँ के लोगों की मदद के लिए आना चाहें तो क्या सफारत खाना उनकी मदद कर सकता है, स्पेशली वीज़ा वगैरह का हसूल हो जाए, तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रखें लोग? देखिए, वीज़े का ये होता है कि बुनियादी तौर पे ये वीज़ा तो इशू टर्किश गवर्नमेंट ने करता है, और इन्होंने बड़ी इस वक्त लिबरल पॉलिसी इस लिहाज से रखी हुई है कि जो लोग आना चाहते हैं बल्कि कुछ आए भी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ अलखिदमत के लोग आ गए हैं, सैलानी के जो हेड हैं वो भी जा रहे हैं। तो वो लोग मतलब वीज़ा, जो बोनाफाइड लोग हैं, जो बोनाफाइड एनजीओज हैं जो काम करना चाहती हैं, उन सबको वो वीज़ा टर्किश गवर्नमेंट इस मामले में बहुत लिबरल है। और इसके अलावा ये है कि जो हमसे भी दरख्वास्त करेगा या रिक्वेस्ट करेगा वो हम डेफिनेटली वी विल evaluate and we will recommend, और वीजा विल नॉट बी एन इशू फॉर अच्छा, ये बातें ऑल्दो कबल अज़ वक्त हो सकती हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है, लोगों ने पूरे साल की बुकिंग्स ली होती हैं टर्की में। टूरिज्म का आपको पता ही है, एक हॉटस्पॉट है, पाकिस्तानियों की बड़ी फेवरेट जगह है। जिन लोगों ने बुकिंग ली हुई है, क्या वो पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, यू नो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, उनकी सेविंग्स और पैसे एट स्टेक होते हैं। कैंसिलेशन हो रही है वहाँ, अभी भी टूरिज्म जो बाकी शहर हैं वहाँ सरगर्मियाँ हो रही हैं या सब कुछ बंद है फिलहाल? देखिए जी, बुनियादी तौर पे 3-4 चीजें हमें समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि तुर्की के हुकाम ने, हुकूमत ने 7 दिन का सोग डिक्लेयर किया हुआ है। अब 7 दिन अगर सोग है तो ऑब्वियसली मतलब वो एक्टिविटीज जो कल्चरल कह लें या टूरिस्टिक कह लें या सोशल कह लें, वो तो स्टैंड स्टिल पे चली जाती हैं। ये सोग खत्म होगा 14 तारीख को, लेकिन पूरे मुल्क में एक अफसरदगी की फिजा है, हर आदमी यहाँ पे उदास है और नेचुरली उसको मतलब रंजीदा भी है। तो मेरी जाती तो असेसमेंट ये है कि जिंदगी चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। इस्तांबुल में मतलब चूंकि ज़ल्ज़ला नहीं आया तो वहाँ शायद लोग टूरिस्ट हैं, मौजूद हैं जो आए हुए हैं, लेकिन नए आने वालों के लिए मतलब मेरी यही होगी कि दरख्वास्त के अभी हमें 10-15 दिन तो बेसिकली ये टूर्स वगैरह पोस्टपोन कर देने चाहिए, क्योंकि ये एक शॉक में है कंट्री पूरी। मतलब इनके लिए ये बहुत तकलीफ दे मराइल है। 10 पूरे शहर मुतासर हुए हुए हैं, और मतलब जो मुतासरा इलाका है वो 500 किलोमीटर से ज्यादा है। पूरा मुल्क का निज़ाम दरम बरम हुआ हुआ है, इस वक्त वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है। तमाम सफारती और दीगर सरकारी जितनी भी पूरे मुल्क का निज़ाम सर्टनली दरम बरम हुआ हुआ है। अभी लोग जो जाना चाहते हैं वो कुछ दिन रुक जाएं। तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस टाइम। अच्छा जी, पाक फौज और रेस्क्यू 1112 ने भी तुर्किया में जाने बचाने में बहुत कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। रेस्क्यू 1112 ने 82 घंटे बाद 16 साल नौजवान मलबे से निकाला है, जिंदा निकाला है, जिस पर तुर्क खातून ने रेस्क्यू वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। अगर आपके साथ ये हो रहा हो
और किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। ये तो मतलब एक ऐसी आफत है जिसका इन्होंने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि 2 दिन बाद इनकी यूं जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाएगी। Is prepared for anything like this. सुबह वैसे आपको पता लग गया होगा, लेकिन इन केस आपको नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी हुई है ना, पाक बहरिया की मेज़बानी में आज से 4 रोज़ा अमन मशकों का आगाज़ हो गया है, जिसमें 50 से ज़ायद ममालिक इस मरतबा शिरकत कर रहे हैं। अमन मशकों को हार्बर और सी फेजेस में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस को भी हार्बर का इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया गया है। हार्बर और सी से मुताल्लिक बहुत सी मालूमात उसमें मौजूद होंगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कसीरुल कौमी मशकों का मकसद इलाकाई ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है और इसके अलावा दहशत गर्दी और मैरी टाइम डोमेन में होने वाले जराइम के खिलाफ मुतफ़िक़ा अज़्म का इजहार भी करना है। हार्बर फेज़ में पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड पर इफ्तिताही तकरीब हुई है और तकरीब में दोस्ताना मैचेस, मैरी टाइम काउंटर टेररिज्म, डेमो, बैंड और कल्चरल डिस्प्ले और फूड गाला समेत बहुत सारा इसमें मवाद मौजूद है। हम जरा जानना चाहते हैं और हमें ज्वाइन किया है आज इन द स्टूडियो कॉमोडोर रिटायर्ड बाबर बिलाल साहब ने, जो कि डायरेक्टर इंडियन ओशन स्टडीज सेंटर हैं। बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा ही सक्सेसफुल आपकी ये मशकें जो हैं ये हर साल हम फॉलो करते हैं, होती हैं। बिल्कुल होती हैं। टेल अस मोर अबाउट इट। 50 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और जब आप इंडियन ओशन की बात करते हैं तो इंडियन ओशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस दुनिया के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान इसके अंदर एक बहुत की किरदार अदा करता है। पाकिस्तान ने जब ये 2007 से इस कॉन्सेप्ट को लिया कि टुगेदर फॉर पीस, अमन कॉन्फ्रेंस का जो मोटो है टुगेदर फॉर पीस, और असल में होता ही है कि समुंदर जो है पूरी दुनिया के लिए कॉमन हेरिटेज है, तो उसमें एक अकेला मुल्क कुछ भी नहीं कर सकता। अभी दुनिया में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसमें फूड शॉर्टेज है, उसमें टेररिज्म है, उसमें सिक्योरिटी के और एस्पेक्ट्स हैं। तो पाकिस्तान बिलीव्स कि हम कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन विद द रीजनल कंट्रीज़ एंड द लाइक माइंडेड एंड फ्रेंडली स्टेट्स एंड द ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं, हम उनके साथ मिल के चलें और हम सब एक कॉमन कॉज के लिए काम करें। तो माशाल्लाह दिस इज़ आवर 8th एक्टिविटी जो इस वक्त हो रही है और हर दफ़ा पिछले से बड़ा साइज़ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है पार्टिसिपेंट्स का। इस दफ़ा तकरीबन 50 कंट्रीज़ विद शिप्स, एयरक्राफ्ट, उनकी SSG टीम्स, उनकी एंटी टेररिज्म टीम्स, वो सब इस वक्त पाकिस्तान में। तो ये एक्टिविटी का आपने जिक्र किया, इस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ज़रा हमें थोड़ा सा एलैबोरेट करके जैसे आपने खुद ही फरमाया, जैसे हार्बर और सी फेज होता है। हार्बर के अंदर बेसिकली सम टेबल टॉप डिस्कशंस होती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, डिबेट की जाती है कि व्हाट इज़ द चैलेंज और इसको कैसे हमने मीट करना है। फिर उसके अंदर अपने अपने रोल कंट्रीज़ जो है ना डिफ़ाइन करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे पाकिस्तान 2004 से अमेरिकन लेड CTF 150 या 151 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, जो गल्फ़ की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है। पाकिस्तान उसका परमानेंट मेंबर है सिंस 2004। हमारा कोई ना कोई यूनिट उसके अंदर आज तक कभी मिस नहीं हुआ। इन दिस मतलब 2004 और 23 19 साल हो गए, वी आर देयर। इसी तरह पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो UN की ग्लोबल कंट्रीब्यूशन में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर हम हमेशा देते हैं। तो ये समुंदर के अंदर अकेला मुल्क कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें जब तक सारे लोग ना मिलें, तो असल इशू ये है कि समुंदर को आपने प्रिजर्व करना है फॉर फ्यूचर जनरेशंस, समुंदर की हेल्थ को। और तो इसी वास्ते जो कॉन्फ्रेंस का मोटो भी है वो ब्लू इकोनॉमी पे है। ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यही है कि सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज, या इंडस्ट्री ऐसे लगे जो एनवायरनमेंट को और क्लाइमेट को इफेक्ट ना करे और समुद्र की हेल्थ को इफेक्ट ना करे। अच्छा सर, जब मशकों की बात होती है, एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है? मतलब आप एक ऑब्वियसली मेक बिलीव सिनेरियो है, लेकिन एक्चुअली कर रहे हैं मशकें जी। आप जिस तरह समुद्र, पहले आप हार्बर में आते हैं, सारे बैठते हैं, प्लानिंग होती है प्रॉपर फेज की, जी हम ये करेंगे समुद्र में जाके। फिर इसका जो सी फेज शुरू होता है, देन दे कैरी आउट द एयर जो एविएशन भी उसमें पार्टिसिपेट करती है, हेलीकॉप्टर्स एंड मिशन अपने पूरे मिशन करते हैं। लाइव फायरिंग होती है उसके अंदर। अच्छा। उसके अंदर मतलब देयर आर लॉट ऑफ नेवल टर्मिनोलॉजीज हैं या नेवल वॉर गेम्स हैं जो एक्चुअली जो हार्बर में प्लान हो जाती हैं, सी पे एग्जीक्यूट होती हैं। फिर उनका एक हॉट वॉशअप भी होता है कि आपने ये क्या सीखा। सारे समुंदर में ही मिलते हैं, आपस में अपनी गलतियां दिखाते हैं, देखते हैं, जज करते हैं। उसमें अंपायर्स भी होते हैं, जजमेंट होती है कि हमने कैसे किया, और ताकि एक कॉमन तरीका आपस में एक इंटर ऑपरेटेबिलिटी है ना, कि आप
चाइनीज़ नेवी, पाकिस्तान नेवी, अमेरिकन नेवी, श्रीलंकन नेवी जब आपस में एक एरिया में ऑपरेट करती हैं तो आपस के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, एक दूसरे से बातचीत समझ भी आते हैं, लैंग्वेज बैरियर अबूर हो जाते हैं, टैक्टिक्स इंप्रूव हो जाते हैं टू हाउ टू ऑपरेट। समुद्र जो है कॉमन दुनिया है तो उसके अंदर सारी दुनिया की नेवीज फिर रही है, समझ आ जाती होगी डिफरेंट मुल्कों की, ऑब्वियसली डिफरेंट मिशंस हैं एंड यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। टर्मिनोलॉजीज और यूनिवर्सल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं और आप बड़ा अमेरिकन नेवी किसी और पैटर्न पर ट्रेन होती है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, श्रीलंकन कुछ और करते हैं, हम कुछ और करते हैं, अरब्स कुछ और करते हैं, लेकिन जब आप आपस में ऑपरेट करते हैं तो यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये बहुत अच्छी और खूबसूरत चीज़ है। बाबा साहब पाईमैक भी हो रही है, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, जो कि आइडियाज़ की तर्ज की अपनी पहली मैरीटाइम से जुड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तमाम क्या क्या इसमें मालूमात मिल सकेगी, क्या क्या मौजूआत हैं जिन पर इसमें स्टॉल्स लगाए गए हैं? इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये था कि हम पाकिस्तान अपनी मैरीटाइम इंडस्ट्री को एक्सपोज करें टू द वर्ल्ड कि व्हाट वी कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसके साथ साथ जो बाहर की दुनिया है वो भी दे हैव पुट अप देयर स्टॉल्स आल्सो, सो इट इज़ अ वेरी गुड फोरम टू सी कि दुनिया की तरक्की किस तरफ है या दुनिया की मार्केटिंग क्या हो रही है और हम क्या कर सकते हैं। तो इट इज़ अगेन एंड देन इंटेंडेड बायर्स भी आए हुए हैं, बाहर से काफ़ी सारे डेलीगेशंस आए हुए हैं जस्ट टू सी कि मैरीटाइम रिलेटेड जो शॉपिंग होनी है दुनिया में वो दिस एग्जीबिशन विल प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू देम आल्सो। तो ये बेसिकली जैसे दुबई में शो होता है या आइडियाज़ होती है, तो दिस इज़ अगेन ऑन द सेम पैटर्न, बट अगेन हमारा पर्पस ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ शो करें कि वी कैन मेक शिप्स, वी हैव बीन मेकिंग शिप्स, हमारे जहाज़ बनते हैं, हमारे सबमरीन्स भी हमने बनाई हैं, माइन स्वीपर्स हमने बनाए हैं, हम मर्चेंट शिप्स बनाते हैं, हम टग बोट्स बनाते हैं, हम पायलट बोट्स बनाते हैं, हम हर चीज़ समुद्र के रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ऑब्वियसली आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इंडिया तो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस 50 कंट्रीज जो कि एक्सरसाइजेस कर रही हैं, क्या इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई हमारी एक्सरसाइजेस चल रही हैं इधर एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, ताकि कोई सरप्राइज एलिमेंट ना हो? देखिए इन्फॉर्म एक ग्लोबल प्रोटोकॉल्स हैं कि आप एक तो हमारे अपने पानी में हो रही है, सो वी डोंट नीड टू इन्फॉर्म समबडी, लेकिन स्टिल वी डू इन्फॉर्म टू द ग्लोबल, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्फॉर्मेशन जाती है कि इस एरिया में एयर ऑपरेशंस होंगे, इस एरिया में फायरिंग ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि वो सेफ्टी ऑफ मैन एंड लाइफ है। और उसके अंदर वो जब नोटिस इशू होता है पूरी मैरीटाइम कम्युनिटी को, तो मर्चेंट शिप्स को एरिया डाइवर्ट कर देते हैं, प्लस वी ऑल्सो पुट अ गार्ड्स अराउंड दैट एरिया ऑफ ऑपरेशन कि इसके अंदर कोई अननेसेसरी लोग ना आ जाए, बिकॉज दिस जब लाइव फायरिंग होती है तो वो उसको डैमेज ना हो। तो ये ग्लोबल प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें कोई पाकिस्तान स्पेसिफिकली किसी से शेयर नहीं करता, बट तरीका है दुनिया में बताया हुआ कि यूँ करेंगे आप। तो बहुत शुक्रिया आपका कमोडोर रिटायर्ड बाबर बिलाल साहब, डायरेक्टर इंडियन ओशन स्टडी सेंटर। बहुत अच्छे से आपने हमें एक्सप्लेन किया कि जो अमन मशक़ें हैं जो हर अल्टरनेटिव साल होती हैं और अब तो बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है इसको, 150 इसमें 50 से ज़ायद ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं और 150 क्या सैकड़ों इसमें इवेंट्स होने वाले हैं, मशक़ें हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं। इसके अलावा एक ज़बरदस्त एग्जीबिशन का भी एहतमाम है जो कि अपनी तर्ज की अनोखी और पहली होने जा रही है और इंशाअल्लाह दिस वुड गो bigger and better each passing time. Okay, तो सारों की शादियां हो रही हैं जी, आपको पता ही है, और मेरा ख्याल है इन्होंने लिटरली एक कैलेंडर बनाया होगा, टैली किया होगा कि ओवरलैप ना हो। हाँ। तो अभी जी कल किसकी एक हफ्ते के गैप से हो रही है लिटरली। तो कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान की रावलपिंडी में शादी की पूरी तकरीब हुई है, साथ उन्होंने अपनी तस्वीरें जो हैं वो भी शेयर की हैं। ही लुक्ड रियली नाइस, ही लुक्ड लाइक अ वेरी हैप्पी दूल्हा। नहीं तो दूल्हा ही लगना था ना? नहीं, पता है क्या, मुझे ज़रा इख्तलाफ होता है वो दूल्हे जो कुल्ला वगैरह नहीं पहनते और वो दूल्हा नहीं लगते। मतलब शेरवानी तो बंदा किसी फॉर्मल ओकेजन पे भी पहन लेता है, इसलिए शादाब बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि वो एक लाड़े लग रहे थे। ही वाज अ वेरी गुड लाड़ा एक्चुअली। तो लोगों को समझ आ जाएगी ना क्यों नहीं। I would have liked to see pictures of his wife as well, लेकिन वो शेयर नहीं की। वो आप शायद आपसे अकेले पर्सनल मैसेज में मांग लीजिएगा, वो आपको भेज देंगे। वो हम इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो उनसे पूछ लेंगे। एक ट्रिब्यूट हमने देना है मारूफ अदीबा और नॉवल निगार फातिमा सुरैया बजिया को मद्दाहों से बिछड़े 7 साल बीत गए हैं। तक़सीम हिंद के बाद ख़ानदान के साथ ही पाकिस्तान आ गई। बजिया ने रेडियो टेलीविज़न के लिए कई मशहूर ड्रामे लिखे जिनमें उरूसा, शमा, आबगीने, अफशां, आगही, अना
और सस्सी पुन्नू वगैरह शामिल हैं। बजिया की अदबी खिदमात पर उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि बजिया ने जापान समेत कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ात इसके अलावा दीगर मुल्कों से भी समेटे और 10 फरवरी 2016 को 86 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। एक और जिनके पास इनके फनपारे मौजूद हैं वो तो मतलब रेयर ही हैं। के नामवर मुसव्वर और खतात सादकीन की आज 36th बरसी है और आपको बता दें कि सादकैन सैयद सादकैन हुसैन 20 जून 1930 को भारतीय शहर अमरोहा में पैदा हुए थे और 1969 में सादकैन ने गालिब की 100 साला बरसी पर गालिब की शायरी को मुसव्वरी के रंग में ढाला। ये नहीं जी, सामने भी आपके कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। This is the roof of I guess लाहौर म्यूजियम। अच्छा जी, और दिलकश इसके अलावा जो इन्होंने 1970 में सूरह रहमान की आयत को इंतहाई दिलकश अंदाज में पेंट किया। स्टेट बैंक पाकिस्तान की लाइब्रेरी में म्यूरल भी बनाए। 1986 में कराची के जिना हॉल को अपनी मुसव्वरी से आरास्ता करने का काम शुरू किया। इस दौरान उनकी तबीयत ख़राब हुई और 10 फरवरी 1987 को ये अजीम मुसव्विर इंतकाल कर गया। इनकी खिदमात पर इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। अच्छा जी, एक और ट्रिब्यूट जमात अहले सुन्नत के मानी हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह के ईसाल सवाब के लिए सालाना आलमी यौम ख़तीब आज़म उनके फ़र्जंद कौकब नूरानी उकाड़वी की ज़ेर निगरानी में मनाया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी के अक़ीदतमंद दुनिया भर में रजब के तीसरे जुमे को आलमी यौम ख़तीब आज़म मनाते हैं और मौलाना मोहम्मद शफ़ी उकाड़वी का शुमार ऐसे उलमाए दीन में होता है जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया था और इस मौके पर उनकी खिदमत को सराहा जाता है, उनके आलमी कारनामों पर रोशनी डाली जाती है। Alright, so this is it for today and आज आपको पता है कि हफ्ते का इख्तिताम भी हो रहा है, but on Monday when we meet तो PSL fever will be full on and we are hoping कि 2-3 दिन रह गए भाई एंथम दे दें। अब ये तो हमें पता है कि कौन गा रहा है। मेरा ख्याल है वीकेंड पे आ जाएगा। वीकेंड अब भी नहीं आएगा तो कब आएगा? आ ही जाएगा। वैसे एक हफ्ता 10 दिन पहले आ जाना चाहिए। there should have been a build up, लेकिन आपको बताया था शेगिल और आसिम अजहर और इसको बना रहा है कौन? अब्दुल्ला सिद्दीकी। अच्छा जी, दैट इज़ इट। और प्रेयर्स एंड बहुत सारी दुआएं और क्या कह सकते हैं तुर्की और शाम के लिए दुआएं। हम आपसे मुलाकात करेंगे जल्द मंडे को।